वो जनाब हमारे पास प्रेजेंट करता है, उसको वॉमिटिंग है, उसको जनाब एक तरह का कॉन्स्टिपेशन है, उसको जनाब अब्डोमिनल डिस्टेंशन और उसको पेन है। ये चार चीजें किसी भी जगह पर आपको मिलती हैं तो आपने क्या कहना है, आपने कहना उसको ऑब्स्ट्रक्शन है कोई ना कोई। फॉर एग्जाम्पल वो घर वाले कहते हैं कि हमारी बेटी जो है ना वो जनाब, या बेटा जो है ना वो जनाब, एक तो क्या है ये मतलब कि वो कहते हैं हाँ जी जनाब 8 साल का बच्चा है, ठीक है, 8 ईयर्स उसकी एज है, और उसके बाद क्या होता है उसको जो है वो जनाब फीसिस पास नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन में उसको ठीक होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि जब फीसिस पास करते हैं तो वो बहुत ज्यादा दर्द होती है, उसको बहुत ज्यादा पेन होती है, और जो स्टोमिक है उसके ऊपर जब हम हाथ लगाते हैं तो हमें लगता है ऐसे जैसे बहुत ज्यादा सख्त हो स्टोमिक, और उसके बाद कभी कभी वो उल्टी भी कर देती है। तो आपने क्या कहना है, आपने कहना इसके अंदर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो बेहतरीन मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर का एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ठीक है, आपने, मैं दोबारा वॉमिटिंग एक, कॉन्स्टिपेशन दो, अब्डोमिनल डिस्टेंशन तीन, और क्या पेन। ठीक है, अब हम आते हैं जनाब, अगर फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो, फिर हम कौन से फीचर्स देखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो हम कौन से फीचर्स देखेंगे। सबसे पहले हमने ऑब्स्ट्रक्शन को, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को हमने डिवाइड किया था। मैं बिल्कुल एंड के ऊपर आपको ये पूरा चार्ट बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह, उसके अंदर आप लोगों को फिर पूरी समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को मैंने डिवाइड किया था आपका डायनामिक के ऊपर, और उसके बाद मैंने किसके ऊपर डिवाइड किया था आपका एक तरह का ए डायनामिक के ऊपर आप लोगों को। उसके बाद मैंने कहा था कि जो डायनामिक होता है, उसके बाद मैंने कहा कि हाँ जी जनाब ये क्या होता है एक तरह का, मतलब कि जो डायनामिक को हम मेनली देखते होते हैं, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर आ जाता है आप लोगों का फॉर एग्जांपल इंट्राम्यूरल, इंट्राल्यूमिनर, ये वो सारी टाइप्स आ जाती हैं। उसके बाद फिर आगे कुछ हम आए। अब हम पता है क्या देखने लगे, हम देखने लगे कि आपकी दो ही तो इंटेस्टाइन है, एक होती स्मॉल इंटेस्टाइन, एक है लार्ज इंटेस्टाइन। एक कौन सी आपकी, लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। तो अब हम आते हैं जनाब इसकी तरफ। देखें, सबसे पहले अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन है कहाँ, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती कहाँ है। ठीक है, अब हम लोगों को मेन इस बात का पता होना चाहिए कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है कहाँ। तो इसकी तरफ हम आते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का, कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर प्रेजेंट है। इस पॉइंट की तरफ जब हम आए तो उसके बाद आप लोगों को देख लेते हैं। तो ये देखें कि फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है। अगर हम ना, आपने रट्टे की तरफ नहीं जाना, आपने कंसेप्ट की तरफ जाना है। आपको मेन चीज का पता होना चाहिए कि अगर आपके यहाँ पर पेन हो रही है तो वो हो किस वजह से रही है। इसको मैं थोड़ा सा डीपली करके लेकर जाने लगा हूँ, ताकि अगर आपको पता चले कि हाँ जी जनाब ये दर्द हो कहाँ रही है। ठीक है, देखें, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो कि ये आपकी क्या एक तरह की स्टर्नम है, ये आपकी एक तरह की क्या, एक तरह की स्टर्नम है। ठीक हो गया, आप लोगों को पता है कि हाँ जी जनाब ये स्टर्नम के साथ इस तरह जनाब आपकी क्या होती है, एक तरह की रिब्स लगी होती हैं, और पीछे ये कहाँ पर जाती हैं, आपके वर्टिब्रल कॉलम के साथ लगी हुई होती है, इस तरह। ठीक है, मतलब कि ये इस तरह वर्टिब्रल कॉलम के साथ लगी हुई है। इधर से भी जनाब इस तरह सारा सीन होता है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ लगी हुई है। ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ जाकर लग रही हैं, ये जनाब मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसे वर्टिब्रल कॉलम के साथ पीछे पीछे लग रही हैं इस तरह। ठीक है, तो ये बात बताने का जो मेन मकसद है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये इस तरह जनाब लगी हुई है। ठीक हो गया, और उसके बाद कुछ क्या होती है, वो लगती नहीं है। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स आप लोगों को पता होगा, इतना तो सबको ही पता होगा ना जहाँ पढ़ रहे हैं। अब देखें, आप लोगों को पता है माशाल्लाह कि यहाँ पर होता क्या सीन है। यहाँ पर ये सीन होता है कि फॉर एग्जाम्पल इस तरह जब हम अगर कर दें, ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके बाद जो मेन मेन जो आप लोगों को पता हो वो क्या है। वो ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट यार, ये इस तरह का बना दे, ये इस तरह। ठीक है, तो आपने पता कैसे देखना है, आपने देखना है कि फॉर एग्जाम्पल इस तरह एक लाइन में लगा रहा हूँ, अगर ये देखें कि इस तरह मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन इधर लगा रहा हूँ। ठीक हो गया, एक लाइन इधर लगा रहा हूँ, एक लाइन इधर लगा रहा हूँ। ठीक हो गया, उसके बाद देखें कि अगर मैं एक लाइन इधर लगा रहा हूँ और एक लाइन क्या लगा रहा हूँ आपका, इधर लगा रहा हूँ। ठीक है, अब उस तरह पूरे का पूरा तो स्ट्रक्चर बनने से रहा, लेकिन मेन क्या है, इसको आप देखो कि ये क्या आपका अम्बिलिकस है, ये क्या आपकी एक तरह की अम्बिलिकस है, यानी कि ये अम्बिलिकल रीजन है। ठीक हो गया जी, उसके बाद इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है,
इस हिस्से को आपको फुल डिटेल के अंदर पता है कि ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन इसको हम कहते हैं अम्बिलिकस रीजन, इसको हम कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। मतलब कि ये हिस्से हैं, ये आप लोगों को पता हो तो ये, बल्कि मैंने एक्यूट अब्डोमिनल पेन जब आपका पहला लेक्चर था मैंने उसके अंदर बताए थे, आपके पहले लेक्चर के अंदर। मैं फुल डिटेल के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन ये मेन बताने का मकसद क्या है? ये मेन बताने का जो मकसद है वो ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसका पेशेंट आया, ये जनाब उसकी एसोफेगस ऐसे आती है, जैसे उसकी एसोफेगस आती है तो सबसे पहले आपको पता होगा एपिगैस्ट्रिक के अंदर का तो उसका एक तरह का स्टोमिक आ गया। जैसे उसका यहाँ पर स्टोमिक होता है तो अम्बिलिका रीजन पर ऊपर के ऊपर क्या होता है, एक तरह का उसकी एक तरह की स्मॉल इंटेस्टाइन आना शुरू हो जाती है। ठीक होगा, ये क्या होती है, एक तरह की स्मॉल इंटेस्टाइन आना शुरू हो गई। अब जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन आती है ना, उसके बाद एक मिनट, ये क्या होती है, एक तरह की स्मॉल इंटेस्टाइन आना शुरू हो गई। अब जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन आना शुरू होती है इस तरह, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे आ रही है, ठीक है। अब आप लोगों को पता हो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन किस हिस्से में, मुझे ये बताएं, ये कौन सा हिस्सा है? शाबाश, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम क्या कहते थे जहां पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है? ये वाला हिस्सा है आपका अम्बिलिकल वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा कौन सा? आपका एक तरह का अम्बिलिकल वाला हिस्सा। तो अम्बिलिकल वाला जो भी हिस्सा था हम उसको क्या कहते थे, एक तरह का स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट। हम उसको क्या कहते होते थे, एक तरह का स्मॉल इंटेस्टाइन वाला हम इसको कहते होते थे जनाब, ये आपका कौन सा पार्ट है, एक तरह का स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। तो अब देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के ये वाले हिस्से पर पेन हो रही है, अम्बिलिकल रीजन पर पेन हो रही है, मतलब कि उसके नाफ वाले हिस्से पर पेन हो रही है, तो उसका मतलब क्या, उसके स्टोमिक के अंदर पेन है, या उसका मतलब क्या है कि उसके जनाब आपके किसी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पेन है? हमने कहना है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेन है। कहां पर पेन है आपकी? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पेन होगी वो कहाँ होगी? आपने कहना है वो अम्बिलिकल रीजन पर होगी। नंबर वन, कहां पर होगी? आपकी अम्बिलिकल रीजन पर होगी। दूसरी मेरी बात को आप लोगों ने गौर करना है, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होती है, जिसको हम कहते हैं, ये कहो ये ड्यूडिनम है, ये जूजिनम है, ये इलियम है, उसके बाद सिकम, उसके बाद यहाँ पर सीकम के साथ यहाँ पर जनाब आपकी क्या होती है, एक तरह की इस यहाँ पर नीचे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स के बाद क्या होता है, इस तरह स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर जा रहा है, इस तरह जा रहा है, इसको हम कहते होते हैं जनाब, ये होता है आपका असेंडिंग कॉलन। क्या होता है आपका? एक तरह का असेंडिंग कॉलन। ये असेंडिंग कॉलन हो गया। असेंडिंग कॉलन के बाद ये स्ट्रक्चर इस तरह जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। क्या कहते हैं? एक तरह का आपका ट्रांसवर्स कॉलन। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब ये नीचे की तरफ जब आता है कॉलन, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन। क्या कहते हैं? एक तरह का डिसेंडिंग कॉलन। और डिसेंडिंग कॉलन के बाद जो स्ट्रक्चर आता है इसको हम कहते होते हैं आपका एक तरह का सिग्मोइड कॉलन। सिग्मोइड कॉलन के बाद इस तरह स्ट्रक्चर जाता है। ठीक है। अब मेरी बात करने का जो मेन मकसद है वो क्या है? बात करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि फॉर एग्जांपल जो आप लोगों की अम्बिलिकल स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उसकी जो पेन होगी वो कहां पर होगी? आपकी आपकी पेन उसकी अम्बिलिकल रीजन पर होती है, ये वाले रीजन पर होती है जिसको हम कहते हैं अम्बिलिकल रीजन। तो कभी भी अगर किसी बंदे के नाफ के अंदर पेन हो रही है, नाफ वाले हिस्से के अंदर पेन हो रही, तो आपने क्या कहना है? अगर कोई बंदा पूछता है कि हाँ जी जनाब ये स्मॉल इंटेस्टाइन की पेन है, लार्ज इंटेस्टाइन की पेन है, किसकी पेन है, तो आप क्या बताओगे? शाबाश, आपने आंखें बंद करके कहना कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की पेन है। एक बात। दूसरी बात की तरफ आप लोगों ने आना है कि फॉर एग्जांपल अगर अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को डिटेल के अंदर लेकर जाने लगे हैं ना, तो इसको आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी बात आप लोगों को जो मेन पता होनी चाहिए वो क्या है? अब मुझे ये बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लार्ज इंटेस्टाइन जो है, अगर इधर रकावट है, फॉर एग्जांपल ये वाले हिस्से पर रकावट हो गई है, तो खुराक का इधर जाना इजी है या ऊपर जाना ज्यादा इजी है? मुझे ये बताएं, बाहर निकलना ज्यादा इजी है या फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलना ज्यादा, या वॉमिट आना ज्यादा जरूरी है? इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि उस बंदे को वॉमिटिंग के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे। उसको क्या होगा? मतलब कि अम्बिलिकल रीजन पर उसको पेन होगी। नंबर टू, आपने क्या कहना है कि एक तरह का क्या होगा, एक तरह का उसको वॉमिट होगी। ये नंबर टू हो गया। नंबर थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। नंबर थर्ड कौन सा पॉइंट होता है? नंबर थर्ड आप लोगों को जिस पॉइंट की समझ आनी चाहिए वो ये है कि क्या जब ये खुराक आगे जा सकेगी, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, क्या उसको फीसिस आएंगे? नहीं सही तरह आएंगे। जब फीसिस सही तरह नहीं आएंगे तो उसको क्या होगी? एक तरह की कॉन्स्टिपेशन होगी। क्या होगी? एक तरह की कॉन्स्टिपेशन होगी। नंबर फोर, जो खुराक होगी वो यहाँ पर रुकेगी तो अब्डोमिनल डिस्टेंशन होना शुरू हो जाएगी कि नहीं होगी? आपने सिंपल सी बात करनी, आपको क्या होगी? एक तरह की अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी। ठीक है। तो ये
ये फीचर्स आपके किसके अंदर आप देखते हो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर देखते हैं। ये किसके अंदर हम देखते होते हैं, अगर किसी बंदे को स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं, उसके अंदर हम अब्डोमिनल पेरी अम्बिलिकल रीजन पर पेन हम देखते होते हैं। उसके बाद जो हम देखते होते हैं वो ये होता है कि हाँ जी जनाब कॉन्स्टिपेशन होती है, वॉमिटिंग होती है, अब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। ये हम सारे के सारे का एक तरह के फीचर्स देखते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं कि इसको पेन किस तरह की होती है। आपने कहना है रैपिड ऑनसेट पेन होती है। रैपिड ऑनसेट पेन का पता क्या मतलब होता है कि एक तरह का एकदम बहुत सीवियर पेन होती है, और सीवियर पेन की वजह से इस तरह होता है कि बंदा अपना सर नीचे की तरफ करता है और अपने पेट को इस तरह पकड़ने, ये जो नाफ वाला हिस्सा होता है इसको इस तरह ऊपर से हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है और अपना सर नीचे की करने की कोशिश करता है। ठीक है, इतनी सीवियर पेन होती है। ठीक है, तो आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है, अम्बिलिकल रीजन पर पेन होती है, रैपिड ऑनसेट होती है, सीवियर पेन होती है और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक रहती है। 2 से 3 मिनट तक रहती है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेशेंट आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे जो दर्द होती है ना वो मेरे ये नाफ वाले हिस्से पर होती है, और नाफ वाले हिस्से पर एकदम दर्द स्टार्ट होती है और होती सिर्फ 2 से 3 मिनट है और निकाल मेरी जान देती है। तो आपने क्या कहना है, ये किसकी दर्द है, स्मॉल इंटेस्टाइन की दर्द है, लार्ज इंटेस्टाइन की दर्द है, किसकी दर्द है? शाबाश, पहले तो ये बताएं। अम्बिलिकल रीजन के ऊपर ही आप लोगों ने देख लिया, तो आपने कहना है कि ये है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मसला। फिर आपने डॉक्टर होकर आपने पूछना है कि क्या आपको जो है जनाब एक तरह का पैखाना क्या हो वो सही आ रहा है। वो कहेगा कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे पैखाना सही तरह पास नहीं हो रहा। फिर आप कहते हो कि हाँ जी जनाब आपको फील होता है, आप उसको देखोगे तो उसका डोमिनल डिस्टेंड हुआ होगा, सख्त हुआ होगा। फिर उसको पूछेगा कभी वॉमिट आई, अगर वो कहता है जी वॉमिट, तो आपने कहना स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स हैं। ये किसके फीचर्स हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन फीचर्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं कि आगे क्या होता है। देखें, वॉमिटिंग के बारे में जैसे मैंने कहा था कि वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग के बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर, अच्छा यहाँ पर ही थोड़ा सा देख लीजिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आपकी यहाँ पर भी आ रही है, लार्ज इंटेस्टाइन आपकी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन हर जगह पर आ रही है। ठीक है, लेकिन इस बात को आगे जाकर लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर हम जाकर जाकर डिस्कस करेंगे। अब देखिए वॉमिट के अंदर हम थोड़ा सा डिस्कस करने लगे कि इसके अंदर वॉमिटिंग किस तरह की होती है। वॉमिट, पहले तो मुझे ये बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट कितने हैं? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं? ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम। ठीक है, कुछ शहंशाह होते हैं उनको ये भी, शहबाज नवाज। अच्छा ड्यूडिनम ठीक हो गया। अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल अगर तो ये देखें, अगर ये स्टोमिक है, ठीक हो गया, इसके जो साथ वाला हिस्सा होगा उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का ड्यूडिनम कहते हैं। इसके बाद वाला जो हिस्सा होगा उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का ज्यूजिनम कहते हैं। उसके बाद वाला जो हिस्सा होगा उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का इलियम कहते हैं। ठीक है, अगर तो ऑब्स्ट्रक्शन आपके ड्यूडिनम के अंदर, अगर तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यूडिनम के अंदर है, ठीक हो गया, तो बंदे को हाई फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग यानी कि थोड़ी देर बाद वॉमिटिंग, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको वॉमिट, अगर फॉर एग्जाम्पल ऑब्स्ट्रक्शन ये आपकी कहाँ पर है, ड्यूडिनल लेवल पर है, तो आपने कहना है फ्रीक्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे तकरीबन 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद वॉमिट हो रही है, तो आपने क्या कहना है कि हो सकता है कि इसके कहाँ पर एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो, होती ना, वो कहता है डॉक्टर विद पेन का मसला है। किसका मसला है? आप तरह का ड्यूजिनम का मसला भी है। वो कहता है कि जब भी मुझे दर्द होती है तब सिर्फ पेन होती है। फिर आपने क्या कहा, आपने कि ये किसका मसला है? आपका एक तरह का ड्यूजिनम का मसला है। ठीक हो गया। और अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब, आवाज कट रही है मेरी? अब आवाज क्लियर है? ओके, अगर अब क्लियर हो गया तो अच्छा जी। और अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो वॉमिट है ना वो एक तरह की जब स्टार्ट होती है ना, ठीक है, वो जैसे स्टार्ट होती है तो वो होती रहती है, ठीक है, वो कई घंटों तक चलती रहती है, कई घंटे तक चलती रहती है। तो मतलब कि अगर एक बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब जब मुझे वॉमिटिंग होती है और वो कई घंटे तक चलती रहती है, तो उसको अपने कहना है जूजिनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या होती है? एक तरह की जूजिनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अब मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आपने कहना है ड्यूटीनम, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या कहना है, एक तरह का फॉर एग्जाम्पल जूजिनम,
उसके बाद आपने क्या कहना है, एक तरह का इलियम, ठीक है। अगर तो फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग होती, फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग का मतलब पता है क्या, अगर वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे वॉमिटिंग होती है, उसके बाद फिर 2 घंटे बाद, हर हर 2 घंटे बाद वॉमिटिंग हो रही है तकरीबन, तो आपने कहना ये ड्यूरिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग। जब एक टाइम बताए ना कि तकरीबन 3 घंटे बाद वॉमिटिंग हो रही है, एक बताया कि तकरीबन हर पेन के साथ हो रही, पेन और साथ वॉमिट हो रही है, आपने कहना भाई ड्यूरिनल ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर वो बताया कि मुझे वॉमिट होती है और उसके बाद होती रहती है, रुकती नहीं है, फिर आपने क्या कहना है, एक तरह का इलियम, इलियल की ऑब्स्ट्रक्शन है। किसकी ऑब्स्ट्रक्शन है आपकी, एक तरह का इलियल की ऑब्स्ट्रक्शन है। वॉमिट फ्रीक्वेंट प्लस कंटिन्यूस फॉर फ्यू आवर्स, यानी कि फ्यू आवर्स तक भाईजान वो चलती रहती है। तो आपने क्या कहना है, ये किसकी, एक तरह की इलियल्स की है। कौन किसकी होती है, एक तरह की इलियम की होती है, ठीक हो गया। बाकी आपको पता है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होगी। अच्छा जी, ऐसा जो बंदा होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन आता होता है, अगर ये जनाब आपका एक तरह का, ये जनाब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन वाला ये पार्ट है, ठीक हो गया, अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक हो गया, तो जब हम ये पीछे से जो ये जो आपकी जो ल्यूमन होगा, ये आगे की तरफ जोर लगाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, जो यहाँ पर खुराक इकट्ठी हुई हुई है, ये आगे से जोर लगाएगा कि नहीं करेगा, यार इस तरह किसी को किसी तरह मैं आगे भेजूं, कहेगा कि नहीं कहेगा, मुझे ये बताएं। किसी तरह कहेगा ना, तो ये क्या होगा, ये पीछे से जोर लगाएगा। जब ये पीछे से जोर लगाएगा, तो हम जब अब्डोमिन को देखेंगे ना, अपनी सिर्फ देखने से ही, सिर्फ हम देखेंगे एब्डोमिन को, देखने से ही हमें पेरिस्टाल्सिस नजर आएंगी। पेरिस्टाल्सिस का मतलब ये होता है, हमें लेयर्स नजर आएंगी, जैसे कोई चीज की जनाब पानी की लेयर्स नहीं जैसे गुजर रही होती है, हमें ऐसा लगे जैसे एब्डोमिन जो है वो यहाँ पर यार जोर लग रहा है इसका, ठीक हो गया। तो आपने कहना विजिबल पेरिस्टाल्सिस, क्या होगा आपकी, विजिबल पेरिस्टाल्सिस हो जाएगा, विजिबल पेरिस्टाल्सिस हो जाएगा, ठीक होगा। नंबर 4, मुझे ये बताएं कि जब हम फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो जनाब स्टेथोस्कोप लगाता है और उसके बाद एब्डोमिन के ऊपर रखता है, उसको साउंड सुनाई देंगी कि नहीं, साउंड सुनाई देंगी कि नहीं देंगी, सिंपल सी बात है, पीछे से ये जोर लगा रहा है, साउंड तो सुनाई देगी। तो ये जो साउंड सुनाई देती होती हैं, उसको हम कहते होते हैं बोर बोर गायमी साउंड्स। कौन सी होती है आपकी, बोर बोर गायमी साउंड्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बोर बोर गायमी साउंड्स आप किसके अंदर सुनते होते हो, आपने कहना है कि आप जब जिस वक्त आप स्टेथोस्कोप लगाते हो, एब्डोमेन के ऊपर रखते हो, तो ये जो कुछ साउंड्स होती हैं, वो कहते हैं ना कि अब डॉक्टर साहब कुछ होता नहीं है, बस पेट के अंदर ना वो आवाजें आती हैं, ठीक हो गया। तो वो वाला सीन जो होगा ना, आप इसके अंदर आप देखोगे, तो ये कौन सा था आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। कोई ऐसा बच्चा जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर किसी तरह का कोई इशू है, तो वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर इशू है। हम आते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में पता, लार्ज इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में जो मेन चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो ये हैं कि मुझे ये बताएं कि अगर ये फॉर एग्जांपल एक तरह का आपका स्टोमिक साहब है, ठीक हो गया, ओके, उसके बाद ये देखें कि ये जनाब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह है, ठीक हो गया जनाब, ये जनाब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जनाब आपकी एक तरह की चौथी, एक तरह की लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह फॉर एग्जांपल बनना शुरू हो जाए, ये इस तरह की लार्ज इंटेस्टाइन बनना शुरू हो गई, ठीक है जी। ये जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन बनी है, तो आपके जो पेन होगी वो आपके इस वाले हिस्से पर हो सकती है, 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 ठीक हो गया। लेकिन मोस्ट कॉमन जो पेन होती है ना, वो आपके ये नीचे वाले हिस्से में होती है, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिसको हम कहते होते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, कौन सा होता है आपके एक तरह का हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो आपने कहना है मोस्ट कॉमन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन पर पेन होती है, लेकिन आपके राइट लंबर रीजन पर भी हो सकती है, ये जनाब आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन पर भी होने के चांसेस होते हैं, लेफ्ट लंबर पर होने के भी चांसेस होते हैं, उसके बाद लेफ्ट इलियक क्वाड्रेंट में भी होने के चांसेस होते हैं। ये अभी मैं जो कुछ लफ्ज बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं लिया होगा उनको पता, वो कह रहे होंगे पता नहीं क्या चल रहा, ठीक है। उसकी रीजन ये कि जब भी मैंने लफ्ज बोले वो आपको पोजीशन का पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने कहना है कि इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन जो रीजन होता है वो कौन सा होता है, आपका एक तरह का हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है, ठीक हो गया। और इसके अंदर कौन सी पेन होती है, बहुत ज्यादा शार्प पेन होती है, शार्प पेन होती है, आपने कहना शार्प पेन होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है इसका इंसीडियस ऑनसेट होता है, कौन सा ऑनसेट, इंसीडियस ऑनसेट होता है, ठीक हो गया जी। आगे आपने कहना है कि इसके अंदर जो कॉन्स्टिपेशन होगी वो ज्यादा होगी या कम होगी, ये बताएं, इसके
उसका जो कॉन्स्टिपेशन, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसकी रुकावट इधर है, फीसिस ने इधर आना है, एक बंदा है जिसकी रुकावट इधर है, ऑब्स्ट्रक्शन इधर है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है, ये बताएं। कॉन्स्टिपेशन के जो चांसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होंगे? शाबाश। कॉन्स्टिपेशन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कम चांस होंगे, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो भाई इधर से गुजर कर इसने इधर 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 सारा आना है, ठीक है। इधर से चलो एक रास्ते से गुजर गया, आगे से तो रास्ता साफ है, ये तो पास है ना। ये तो जनाब आपके मतलब के ये फीसिस बिल्कुल पास इधर से गुजरने वाले रास्ते पर है, लेकिन इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन को क्रॉस करेगा, फिर जनाब लार्ज इंटेस्टाइन इतनी बड़ी है, फिर उधर जाएगा, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होने के चांसेस है। लेकिन इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती, कम होती है। अब मुझे ये बताना है कि इसके अंदर जो वॉमिट होगी वो होगी ज्यादा कि कम होगी? इसके अंदर वॉमिटिंग होने के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे? अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे की ये लार्ज इंटेस्टाइन ये इन्वॉल्व है, ठीक हो गया, इधर से जनाब ये ऊपर गया खाना साहब, उसके बाद ये जनाब इधर गया, उसके बाद ये जनाब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जनाब स्टोमिक में गया, फिर एसोफेगस में गया। दूसरी तरफ ये था कि सिर्फ और सिर्फ जो था वो क्या था, दूसरी तरफ इतना चांस था कि अगर इधर है तो इधर से ऊपर जाना था। अब किसके चांसेस ज्यादा होंगे? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा चांस होंगे? अच्छा सॉरी, वो इशू बन गया था, तो मतलब कि नेट का। अच्छा जी, तो अब देखें जी, वो साउंड का इशू बन गया था मजीद साहिल। अब देखें कि फॉर एग्जांपल जो इशू होगा वो मेनली कहाँ किसके ऊपर होगा? एक तरह का, वो एक तरह का जो इशू होगा, आपने कहना है कि वो जनाब आपका वॉमिटिंग के जो चांसेस होंगे वो जनाब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वॉमिटिंग के चांसेस कम होंगे। देखें फॉर एग्जांपल ये जनाब आपका स्टोमिक है, स्टोमिक के बाद ये जनाब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह बना दी जनाब, उसके बाद ये जनाब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है इस तरह, उसके बाद ये जनाब इस तरह है, ठीक हो गया। अब देखें एक तो सीन ये कि यहाँ पर रुकावट है, ठीक है, तो इधर से खुराक जाएगी ऊपर, ये सारा कुछ क्रॉस करके, ये तो बहुत ज्यादा लंबा रास्ता है, अगर यहाँ से तो इधर से ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद देखें कि इसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी होती है, ठीक है। वो चार फीचर्स जो आपको पता है वो तो होने चाहिए। अब नंबर 6 मुझे ये बताना है कि इस बंदे के अंदर, ये वाला जो बंदा होगा, क्या इस बंदे के अंदर पेरिस्टालसिस विजिबल होंगी? देखिए कॉन्स्टिपेशन का बता दे, मेरी बात को गौर कीजिएगा। अगर फॉर एग्जांपल एक मतलब कि आप ये बता दें कि फॉर एग्जांपल फीसिस जो है वो कहाँ से गुजरने, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जनाब एनल कनाल होती है, रेक्टम होता है, रेक्टम के बाद रेक्टम आप देखें कि फॉर एग्जांपल ये रेक्टम पॉइंट है, ठीक हो गया, रेक्टम के अंदर आना है। मुझे ये बताएं कि अगर रुकावट यहाँ पर है, अगर यहाँ पर रुकावट है, यहाँ से रेक्टम पर आना इजी है, ये रुकावट यहाँ पर इधर से आना ज्यादा इजी है, ठीक हो गया। तो अगर तो यहाँ पर रुकावट है, ठीक है, यहाँ से तो स्टूल पास करते करते, खुराक पास करते करते वो बहुत ज्यादा देर लगेगी यहाँ तक आते आते, तो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आते आते मतलब कुछ की रुकावट हुई, उसके बाद कुछ ये होगा वो कहाँ चला गया, रेक्टम के अंदर चला जाएगा, तो उसके बाद स्टूल पास हो जाएंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक हो गया जी। और दूसरी बात देखें कि फॉर एग्जाम्पल जब हम यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पीछे वाले जो होंगे वो यहाँ पर भी जोर लगाएंगे, जब यहाँ पर जोर लगाएंगे तो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होगी वो यहाँ पर भी होगी, सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर भी जब हम स्टेप्स लगाएंगे स्टेथोस्कोप, यहाँ पर भी जब हम साउंड सुनेंगे तो यहाँ पर भी हमें बोर बोर गायमी साउंड सुनाई देगी, बोर बोर गायमी,
ठीक हो गया, यहाँ पर भी हमें साउंड सुनाई देंगी। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए कि हाँ जी जनाब, ये कौन से होते हैं आपके एक तरह के लार्ज इंटेस्टाइन, और ये कौन सा होता है आपके एक तरह का स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। अब हम आ जाते हैं, अगर किसी बंदे को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ जी जनाब अब हम इसका कि ये क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और इसका सिर्फ एक ही होता है, वो आपने कहना है कि क्या करवाना है आपने, एक तरह का एब्डोमिनल इरेक्ट एब्डोमिनल एक्सरे। क्या करवाना, इरेक्ट एब्डोमिनल एक्सरे करवाना होता है। ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का जो मतलब के जो डायग्नोज करता होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, वो कौन सी होती है, एक तरह की एक्सरे होती है। लेकिन हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या देखेंगे, हम लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या देखेंगे, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। आपने ये कहना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो होगा वो हम क्या देखेंगे, गैस शेडोज देखेंगे। क्या होगा, देखेंगे आपके एक तरह के गैस शेडोज देखेंगे। आपने कहना है गैस शेडोज देखेंगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर कम आता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन वाला पॉइंट ज्यादा आता है। क्यों, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आप क्या देखोगे, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हम देखेंगे गैस शेडोज सिर्फ और सिर्फ रेक्टम के अंदर एब्सेंट है, बाकी हर जगह पर गैस शेडोज है। दूसरा पता क्या होता है, इसके अंदर एक तरह की इरेगुलर शेप्स देखेंगे। क्या देखेंगे, इरेगुलर शेप्स देखेंगे। जो इरेगुलर शेप्स होती है, इसका दूसरा नाम होता है हॉस्ट्रेशंस। क्या कहते हैं, एक तरह का हॉस्ट्रेशंस कहते होते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरा क्या कहते हैं, एक तरह का हॉस्ट्रेशंस कहते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये हॉस्ट्रेशन वाला सीन क्या है, ताकि ये कंसेप्ट भी आप लोगों का कवर हो जाए साथ साथ। ये देखें, ये वाला जो फॉर एग्जांपल, ये आप लोग इस तरह देखेंगे, ये निकले हुए जो बाहर के हिस्से होते हैं ना, इसको हम कहते हैं हॉस्ट्रेशन। ठीक हो गया। अगर आप देखें कि हॉस्ट्रेशन का मेन काम क्या होता है, इधर पिक्चर को कोई सेपरेटली, लेकिन यहाँ पर इन्होंने, ये देखें निकले हुए हिस्से लग नहीं रहे आप लोगों को, कुछ ऐसे नहीं चल रहा। ये देखें थोड़ा सा, ओहो सॉरी, ये देखें ये कैसे हिस्से बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ये वाला जो सीन है। अब इसके ऊपर लिखा भी नहीं जा रहा, ना लिखा जाए ना। तो ये वाला जो थोड़े से हिस्से बाहर निकले हुए, जैसे ऐसे लगता है जैसे निकले कंडे नहीं होते, जैसे कि वो वाला हिसाब है। तो उसको हम कहते हैं हॉस्ट्रेशंस कहते होते हैं, ये वाला जो हिसाब होगा। अब इसके पिक्चर के अंदर भी देखो कि ये बाहर पार्ट जो है निकले हुए, उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का हॉस्ट्रेशंस कहेंगे, ये वाला जो पार्ट है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसने किस तरह अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये क्या है, लीवर है। देखें ये लीवर कहाँ है, ये डायफ्राम के नीचे है, ये राइट होपर इंफीरियर पोल ऑफ किडनी, किडनी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आप एक्सरे भी एक टाइम होगा जब आप अच्छे से देख सकोगे सारी चीजें। हम इंशाल्लाह एक टाइम आए, वो हम एक एक चीज जो है वो फुल डिटेल के अंदर हमें पता चलेगी कि हाँ जी जनाब क्या क्या पॉइंट है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशंस का मतलब होता है कि जनाब आपका क्या होता है, एक तरह का उभार से हिस्से होते हैं, उसको हम कहते होते हैं हॉस्ट्रेशंस। ठीक है, उसको आपने क्या कहना है, हॉस्ट्रेशंस कहना है। अब हम आ जाते हैं आगे, और आगे देखते हैं इरेगुलर शेप होती है। इसमें शेप जो होती है वो क्या होती है, एक तरह की इरेगुलर होती है। अब अगर फॉर एग्जांपल पूछा जाए ना कि बेस्ट फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन, आपने क्या कहना है, एक्सरे। लेकिन अगर पूछा जाएगा ना कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो आपने कहना सीटी स्कैन।
इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस का तो आपको एक तरह का सीटी स्कैन होता है। और उसके बाद हम आते हैं जनाब आपका एक तरह का कौन से लेवल पर, अब हम आ जाते हैं एक तरह का ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट इसका क्या है जी? ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के अंदर आप लोगों को जो मेन चीजें जिसका पता होना चाहिए वो ये है कि हम एक तरह का बंदे को जब देखेंगे कि हाँ जी जनाब उसकी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक हो गया, तो हम क्या एक काज करेंगे, हम जनाब उसका एक तरह का इंट्रावेनस लाइन पास करेंगे। खाना पीना उसका मुकम्मल तौर पर बंद है, ये नहीं है कि एक ऑब्स्ट्रक्शन पहले ही रास्ता बंद हो आप उसको कोई जनाब कोई नहीं खा पी ले, ठीक है, ये चीज हम लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एक तरह का मतलब कि आपने ये काम करता है इंट्रावेनस लाइन पास करनी है, नील पर ओरल कर देना है उसको। उसके बाद आप लोगों ने ड्रिप एंड सक तकनीक होती है एक तरह की। ड्रिप और सक तकनीक का पता है क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल ड्रिप एंड सक तकनीक लिख लें, प्लस सक तकनीक। अगर तो फॉर एग्जांपल किसी बंदे को एक तरह का मतलब आप ये कह सकते हो कि एक तरह का उसको लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इशू है, फॉर एग्जांपल ये हुआ, ठीक होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह इशू है, ये इस तरह हो गया, ठीक हो गया, और ये जनाब इंटेस्टाइन इस तरह ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक होगा, ये इस तरह ऑब्स्ट्रक्शन है। क्या करेंगे? थ्रू एनल रेक्टम प्रेशर लगाते हैं। जब ये प्रेशर लगाते हैं तो ये जनाब यहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो इस तरह हो जाती है, ठीक होगा, ये हिस्सा आपका फिर खुल जाता है, प्रॉपर हो जाता है। तो इसको आप कहते होते हो कि ये क्या होता है, एक तरह का सक और ड्रिप ड्रिप तकनीक, ठीक हो गया। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, डीकम्प्रेस करना होता है, डीकम्प्रेशन करनी होती है। आपने ये करना डीकम्प्रेशन, जो कंप्रेशन हुई हुई थी, जो कंप्रेस हुआ हुआ था हिस्सा, उसको आपने डीकम्प्रेस करना होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी जनाब अगर फॉर एग्जाम्पल जो मेन हमने काम करना होता है वो क्या है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब हमने एंटीबायोटिक यूज करनी है, साथ पेन किलर साथ यूज करनी है। अगर फार फिर भी अगर इसके साथ भी काम नहीं हो रहा, ठीक हो गया, अगर इसके साथ भी काम नहीं हो रहा तो फिर आप एंड पर क्या काम करते हो, लेप्रोटोमी करते हो। क्या काम करते हो? लेप्रोटोमी करते हो। लेप्रोटोमी के अंदर आप क्या काम करते हो? देखें, जस्ट इमेजिन करें कि एक बंदा है जिसका फॉर एग्जाम्पल असेंडिंग कॉलन जो है ये इन्वॉल्व है। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ये काम करना है, असेंडिंग कॉलन इतना कट कर देना है, ठीक होगा। जब इतना हिस्सा कट हो गया, ये वाला आपका और ये ऊपर से आपका जो हिस्सा होगा वो जनाब आपस में जोड़ देंगे, ठीक होगा। उसके बाद क्या कर देंगे, एक तरह का आपस में जोड़ देंगे। या फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर जनाब उन्होंने कट कर देना लेप्रोटोमी के थ्रू, और उसके बाद इसका जो नीचे वाला हिस्सा उसको ऊपर वाले हिस्से के साथ इस तरह एक तरह का एडहीजन कर देंगे, ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि ये जनाब आपका क्या होता है, एक तरह का मतलब कि लेप्रोटोमी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। अगर पूछा जाए कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है तो आपने कहना लेप्रोटोमी। अगर पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या, आपने कहना सीटी स्कैन। अगर पूछे बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट कौन सा है, आपने कहना सीटी स्कैन, ठीक हो गया जी। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए इसके अंदर आपके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। अब हम आते हैं जनाब आपकी ए डायनामिक कॉज के अंदर के ए डायनामिक कॉज कौन कौन सी होती है। मतलब कि ए डायनामिक कॉज जो पैरालाइटिक इलियस था उसको अब हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि उसके क्या होता है ए डायनामिक कॉज का। ए डायनामिक कॉज के अंदर आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये जनाब आपकी इंटेस्टाइन है, ये जनाब आपका स्टोमिक इस तरह, उसके बाद ये जनाब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह, ठीक है। आपने कहना है कि इसके अंदर होता है कि मोस्टली पोस्ट ऑपरेटिव होता है। क्वेश्चन के अंदर 95% क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर क्या करता है, पोस्ट ऑपरेटिव लिखता होता है और कहता है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन क्या है, एक्सरे, जैसे उसके अंदर था, ठीक है, सेम टू सेम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली ये सीन होता है कि सेम टू सेम वही फीचर्स होंगे कि नहीं होंगे, जब खुराक आगे जाएगी नहीं। अब देखें खुराक इधर है, खुराक इधर से आगे पास नहीं करेगी तो कॉन्स्टिपेशन होगी कि नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी। नंबर टू, खुराक ऊपर की तरफ जाएगी तो वॉमिट के भी चांसेस होना शुरू हो जाएंगे, अब्डोमिनल डिस्टेंशन भी होगा, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या होगा, एक तरह का मतलब कि इसमें पेन होगी, मुझे ये बताएं, इसमें पेन होगी, इसका उससे कैसे फीचर कर सकते हैं, इसके अंदर पेन होती है आपकी? जल्दी करें जल्दी करें, इसके अंदर क्या आपको पेन होगी? नो क्योंकि नर्व्स का मसला है भाईजान, ये डायनामिक प्रॉब्लम है। जब नर्व भी नहीं कुछ कर रही तो पेन कहाँ आएगी, ठीक है। तो कोई पेन शेन इसके अंदर नहीं होती, ठीक है। तो इसका भी क्या हिसाब होता है, इसका भी सेम टू सेम आप लोगों ने फॉर एग्जांपल जो बेस्ट आपने जो ट्रीटमेंट करना होता है ना, जो बेस्ट आपने ट्रीटमेंट करना है, सबसे पहले आप लोगों ने एक्सरे कर इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक्सरे करना है। अगर उससे नहीं हो रहा तो फिर आप एक तरह का मतलब के क्योंकि ए डायनामिक कॉज है ना,
तो ये डायनामिक कॉज के अंदर हम क्या देखते थे, पोटाशियम के लेवल को चेक करते थे, हाइपोक्लीमिया की वजह से हो सकता था कि नहीं हो सकता था। हम इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम देखेंगे पोटाशियम कितना है, ठीक हो गया। उसके बाद हम जो चेक करेंगे, आपको पता है कि ये जनाब यूरिया के लेवल ज्यादा होने की वजह से हो सकता है। तो यूरिया किस वजह से लेवल बढ़ता था, अगर किसी बंदे का किडनी काम नहीं कर रहा, और किडनी के लिए हम कौन से टेस्ट करवाएंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट, हम ये टेस्ट करवाना शुरू कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, ये जनाब मूव नहीं कर रहा, तो इसको जो मूव करवाती थी वो कौन सा सिस्टम करवाता था, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऐसे ही था ना, जो एक तरह की पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाता होता है। तो हम ऐसी मेडिसिन देंगे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एगोनिस्ट होगी। तो इसमें आती है मेन नियोस्टिग्मिन। पहले हम नियोस्टिग्मिन करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो ये था जनाब आपका पूरे का पूरा टॉपिक, जिसको हम कहते होते हैं कि एक तरह का मतलब के एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अब हम इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, सॉरी, अब मैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को फुल डिटेल के अंदर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेडिकल कॉन्सेप्ट, नियोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, ठीक है, नियोस्टिग्माइन। अब मैं दोबारा इस सबको पूरे का पूरा रिपीट करता हूँ जी। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, देखें जी, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की दो कॉजेज हैं, दो टाइप्स हैं। एक होता है डायनामिक और एक कौन सा होता है आपका, एक तरह का ए डायनामिक। डायनामिक के अंदर आपकी आ जाती है जनाब आगे टाइप्स, आगे जो डायनामिक के अंदर टाइप्स आती हैं उसको हम कहते होते हैं, हाँ जी जनाब, एक तरह का, फॉर एग्जांपल इंट्रा ल्यूमिनर। एक जो टाइप आती है उसको हम कहते होते हैं इंट्रा म्यूरल। एक जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल। इंट्रा म्यूरल जो इंट्राल्यूमिनल जो होती है, इसके अंदर आ जाती है जनाब आपके फीकल इंफेक्शन, फीकल इंफेक्शन। इसके अंदर जो आ जाती है उसको हम कहते होते हैं गालस्टोन इलियस, गालस्टोन इलियस। इसके अंदर जो आ जाती है उसको हम कहते होते हैं वर्म्स, और क्या कहते हैं, एक तरह का फॉरेन बॉडी। ये 4 पॉइंट। उसके बाद इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल के अंदर जो आपकी आती होती है इसको हम कहते होते हैं फॉर एग्जांपल मैलिग्नेंसी। उसके बाद नंबर 2 कौन सा था आपके, एक तरह का स्ट्रिक्चर। एक्स्ट्रा म्यूरल के अंदर जो आपकी आती होती है इसके अंदर हम आते हैं जिसको हम कहते होते हैं फॉर एग्जांपल एक तरह का वाल्वुलस। उसके बाद आ जाता है इंटुसिसेप्शन। उसके बाद आ जाता है आपका हर्निया। उसके बाद आ जाता है आपके एक तरह के एडहीजन। ये हो गया जी आपके मतलब के आगे हम इसका जो मेन चीज जो देखते होते हैं, उसके बाद आप लोगों ने कहना है कि एक तरह का क्या होता है, एक तरह का ए डायनामिक। ए डायनामिक मोस्टली जब क्वेश्चन के साथ आता है तो आप लोगों ने कहना है कि ये क्वेश्चन के अंदर किस तरह आता है। आपने कहना है कि ये क्वेश्चन के अंदर आपके जो चांसेस होते हैं वो आता है एक तरह का पोस्ट ऑपरेटिव के लिहाज से। इसके अंदर हम देखते हैं पोटाशियम का लेवल कम होता है, यूरिया का लेवल ज्यादा होता है, पैरालाइटिक इलियस भी कह देते होते हैं, ठीक होगा जी, पैरालाइटिक इलियस भी कह देते होते हैं। फिर हम आते हैं इसकी और डिफरेंशिएशन की तरफ। इसको हम डिवाइड करते हैं आगे दो पार्ट्स में, जिसको हम कहते होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, और कौन सी होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक हो गया जी। स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैसे जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के यहाँ पर आप इस तरह अगर करते हो, ठीक होगा जी। उसके बाद आते हैं कि फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक होगा जी। फीचर्स आपके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपने फीचर्स की तरफ जब आना है तो आपने कहना है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के जो मेन फीचर्स हैं वो होता है वॉमिटिंग, आपने कहना है पेन, आपने कहना है कॉन्स्टिपेशन, आपने कहना है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ये आपके 4 फीचर्स बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के ऑब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं तो आपने कहना है कि इसके अंदर पेन जो होती है वो अम्बिलिकल रीजन में होती है, अम्बिलिकल रीजन में पेन। उसके बाद आप लोगों ने कहना है कि इसके अंदर वॉमिटिंग, वही सारे सीन वॉमिट वाला है, यानी कि सेम फीचर्स आप लिख दें यहाँ पे, सेम फीचर लिख दें।
लेकिन उसके साथ क्या होगी, एक तरह की पेरिस्टालसिस, और उसके बाद ऑस्कल्टेशन साउंड्स, ये लिखते हैं। ठीक हो गया जी। ये जनाब यहाँ पर जो पेन होगी वो जनाब आपकी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन पर मेन होती है। उसके बाद जो आपकी होती है सेम पेरिस्टालसिस यहाँ पर भी देखते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर भी ऑस्कल्टेशन के ऊपर हम क्या देखते हैं, एक तरह की साउंड सुनते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जनाब इन्वेस्टिगेशन की तरफ। इन्वेस्टिगेशन की जब हम बात करते हैं तो दोनों तरफ हम ये कहेंगे कि हाँ जी जनाब, हम क्या करवाते हैं, एक तरह का एक्सरे करवाते हैं बेस्ट इनिशियल। उसके बाद आपने कहना है सीटी करवाते हैं। ठीक हो गया। एक्सरे के अंदर हम क्या देखते हैं, गैस शेडोज देखते हैं बहुत कम, साथ यहाँ पर फ्लूइड लेवल देखते हैं। इसके अंदर फ्लूइड लेवल बहुत ज्यादा बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गैस शेडोज बहुत ज्यादा देखते हैं। ठीक होगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एक तरह का मतलब के हॉस्ट्रेशंस देखते हैं, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। इसका ट्रीटमेंट इसका आपने बताना है लेप्रोटोमी। जी बिल्कुल, ट्रीटमेंट जो है वो क्या आपका एक तरह का लेप्रोटोमी है जी। ठीक हो गया जी। जब हम ए डायनामिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके लिए हम क्या करवाएंगे, किडनी या देखें पोटाशियम का मसला है तो इसके लिए हम जो टेस्ट करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइट हो गया। यूरिया का है तो हम रेनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। पोस्ट ऑपरेटिव है तो हम दोबारा जनाब अल्ट्रा यानी कि एक्सरे करवाएंगे। पैरालाइटिक इलियस इस सबको कह देते होते हैं। ठीक है, तो ये हम टेस्ट वगैरह करवाते होते हैं। ठीक है, इसके बाद देख के फिर हम क्या ट्रीटमेंट के अंदर, इसके ट्रीटमेंट में क्या देनी है, हमने कहना नियो स्टेगमिन। उसके बाद क्या होता है लेप्रोटोमी। अगर इससे काम नहीं बनता तो फिर हमने क्या काम करना होता है लास्ट पर, मतलब और सॉरी यहाँ पर सबसे पहले हम डीकम्प्रेशन करते होते हैं, सक एंड डीकम्प्रेशन। उसके बाद अगर उससे काम नहीं बनता तो फिर हम करते होते लेप्रोटोमी। ठीक है, तो ये था सारे का सारा आपका टॉपिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो बंदा पूछ सकता है, वरना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे देखेंगे जनाब आप लोगों का पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा क्या होता है।